हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथमेटिकल दुनिया। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने एग्जाम्पल को ख़त्म कर लिया था और अब अप्रोच करेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, हमारा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा सिर्फ इतना ही टारगेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे इम्पोर्टेंट तो है, मतलब इनफ है। ठीक है, इनफ बोलना ठीक रहेगा कि कंपटीशन के लिए इनफ है या नहीं है। तो कंपटीशन के लिए तो मैं इसे नहीं कहूँगा, बट यस ये बेसिक ज़रूर है। और मेनली हम ये कर रहे हैं कि मतलब पेपरों के समय अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर वो नोट्स ढूंढने पड़ते हैं, तो उसी के लिए हम एक एक सवाल करते चल रहे हैं। ठीक है, हम इतना ज़रूर करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें से सिर्फ मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जनरली एक जैसे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं 1 बताऊंगा 2 स्किप कर दूंगा या सीधा 3 पे आ जाऊंगा। ऐसे मतलब लाइन बारी से हम सारे सवाल करते हुए चलेंगे। बट इनमें जो बिल्कुल सेम है उनमें मैं मजदूरी नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक तरह की मजदूरी है। ठीक है, तो टाइम ना गवाए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, अच्छा हमारे साथ यहाँ थोड़ी दिक्कत ये है कि हमें नेट के मतलब वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, तो अगर वो चले जाता है तो बीच में लैग भी कर जाता है कभी कभी। बट आपके पास है कि आप उसे स्किप कर देंगे खुद ही, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिट करके सब काम करूं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूं और अपलोड कर देता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में करते हैं, तो कोई सा भी उठा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं उठाऊंगा। ठीक है, बड़ी संख्या आपके में आता भी नहीं है, रेयर केस में ही आ सकता है। तो जैसे मैं सेकंड उठा लेता हूँ। ठीक है, बट होगा ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या अलग तरीके से होगा ऐसे ही। तो 156 को हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 150 का एलसीएम लो जरा। तो किससे, लास्ट में 6 है तो 2 से चले जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करो, 2 से ही स्टार्ट करा जाता है। ठीक है, तो 2 से करें 7 जा 14 और 8 जा फिर 8 है, फिर 2 से कर सकते हैं। तो 3 जा 6 और 9 जा 18। ठीक है, अब 3 से कर सकते हैं, 1 3 और 3 1। ठीक है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल गए। तो हम इसके प्राइम फैक्टर में इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आया समझ में? तो ये हमारा तरीका है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं समय ज़्यादा नहीं खराब करना चाहता, तो आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए इसमें फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है, बट इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है इसलिए मैं करता हूँ। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं ब्लू या वॉलेट जो भी कलर है उससे कर देता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर, फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है, जो दिए हुए हैं। तो हमने पहला उठाया है, हमें इसका निकालना है। ठीक है, पहले वाले का, तो पहले वाला है 26 एंड 91। इनका एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हम एलसीएम एचसीएफ की जो पिछली डेफिनेशन है उसे एक बार दोबारा पढ़ेंगे और उससे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बहुत ईजी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आप कोचिंग सिर्फ मेरा मोटिव ये बनाने का सिर्फ इतना है कि अगर आप सिर्फ 12th के लिए कोचिंग ले रहे हैं, या मान लो आप 10वीं कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10वीं या 12th तक आता है, तो वो इसके लिए इनफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये इनफ है। तो आप ये खुद ट्राई करो। ठीक है, आप कोचिंग जाओ, कोचिंग जाने को मना नहीं है, बट जितना प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ही बेटर है। सिर्फ कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता कि हम कोचिंग चले गए और हो गया काम, कोचिंग से कुछ नहीं होता। ठीक है, वो एक तरीका है कि आपको बुक समझ में नहीं आती। सबसे मेन कोचिंग का जाने का मतलब ही यही है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ लोगे तो कोचिंग क्या है, कोचिंग में आप जाके पढ़ थोड़ी लोगे या याद थोड़ी हो जाता है कोचिंग में जाके, वो चीज़ समझाई जाती है। तो जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है मैं कोचिंग मना कर रहा हूँ, बट वहाँ जाके जो वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कुछ नया, वो करो। एटलीस्ट वहाँ एनसीईआरटी आप ना करें। ठीक है, तो करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अपने साथ वही तरीका है पहले, क्योंकि
एक तरीका और था 2 निकालने का फॉर्मूला बेस, बट वो नहीं है कि उसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसे यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसे यूज़ कर लिया तो क्या वेरीफाई करना हुआ, ठीक है। तो हम पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 26 का करता हूँ। 26 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो ये आएगा आई थिंक 13, और 13 तो प्राइम नंबर है तो ये खुद से जाएगा। सिमिलरली 91, ठीक है, 91 को अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो किससे जाता है, 3 से नहीं जाता, बिकॉज द सम इज 10 एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हम टारगेट करते हैं कि क्या पता 7 से चले जाए। 7 से देखें तो ये 7 से जा रहा है, 7 1 7 और 3 13, ठीक है, फिर 13 और 1, ठीक। तो हमने देख लिया 26 का आया मेरे पे 2 इंटू 13, और 91 का मेरे पास आया 7 इंटू 13, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मैं लाइन बारी से करूँगा कि पहले मैं निकालता हूँ एलसीएम ऑफ 26, 91 का। तो एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिए हमारे पे इमेजेस हैं, ये आप मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्या बोलते हैं, फ्री कैम में आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ वीडियो बनाना चाहते हो तो अच्छा है कि आप करें, ठीक है। नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये देखते हैं, इसमें डेफिनेशन थी, ठीक है। तो डेफिनेशन ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए लाया हूँ इसे। तो हाँ, अब करते हैं। तो एलसीएम की देखो डेफिनेशन है, इसके लिए लाया था, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अब इसे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से किसी डेफिनेशन को समझना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। हर नंबर में, थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसका प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बताओ, 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2, मतलब 1। तो ग्रेटेस्ट पावर में क्या है, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ईच 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 13, एक, ठीक है। और 7 की, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या आ गई, 7, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अभी एक साथ करूंगा मैं कैलकुलेशन, पहले मैं आपका एचसीएफ के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर एचसीएफ, तो एचसीएफ अगर मैं देखता हूँ, एचसीएफ की आप डेफिनेशन पे हाईलाइट करो थोड़ा। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। छोटी पावर लेनी है, ठीक है, जितनी छोटी हो सकती है, और साथ ही साथ कॉमन होना चाहिए वो हर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा वो नंबरों में कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक छोटा सा कि आपको 13 ही दिख रहा है, ठीक है, और दोनों की पावर सेम है तो वो ही मिनिमम होगी और स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया 13, ठीक है जी। तो एचसीएफ हो गया, मैं इस स्लाइड को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये इसके लिए हम गूगल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने गूगल कैलकुलेटर पहले से ही यहाँ ओपन कर रखा है इसीलिए, ठीक है। तो हमें करना है 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। तो ये आया मेरा 182। आप इसका यूज़ कम से कम करें, ठीक है। मुझे तो यहाँ मैं जनरली यूज़ नहीं करता, बट यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने गूगल कैलकुलेटर कर रखा है। आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, या बोल सकते हैं वेरीफाई के लिए। वेरीफाई के लिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि एलसीएम, और हमने पढ़ा भी है, ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी। वैसे इन्हें ए कॉमा बी लिखना चाहिए था, क्योंकि ये वाली चीज क्या बोलते हैं आप, 2 से ज्यादा नंबर के लिए फेल हो जाती है, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या आ रहा है 182 और एचसीएफ मेरा 13 है, और मेरे नंबर क्या हैं 26 है आई थिंक, और 91 है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं 26 इंटू 91, तो ये कितना आया, ये आया 2366, तो ये आ गया 2366। अब मैं आपका ये करता हूँ, ठीक है। अब मुझे करना है 182 इंटू 13,
तो ये भी आया मेरा 2366, मतलब ये भी आ गया 2366। तो जब मेरा ये वाले वेरीफाई हो चुका है तो इसका मतलब मैंने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं। ठीक है जी, मूव करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको समझा सकूँ बेटर दे सकूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में फिर मैं कोई एक करूंगा। इसने कहा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वो ही फैक्टराइजेशन मेथड मुझे लेना है। ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा वेट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ है ना। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें वही करना है, बट यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे नया ये है कि हम 3 नंबर का कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज वो थी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ चलो अच्छा कर रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा है, क्योंकि 3 नंबर पे ये चीज नहीं सही होती। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, ये हमारे पे एक वहां पे काउंटर एग्जाम्पल मिल गया था। ठीक है, किसी भी रिजल्ट या थ्योरम तो नाम ही तब आता है जब वो पूरा अलाउड कर देता है कि अब ये सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो थ्योरम बोलना गलत होगा किसी भी रिजल्ट को गलत करने के लिए। ठीक है, एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है। मान लो कोई क्लेम कर रहा है दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, तो आप क्या करें, या तो उस रिजल्ट को पूरा वेरीफाई करें, पढ़ें। ठीक है, या कोशिश करें, क्योंकि अगर थ्योरम हो फिर तो वो हो ही चुका है। ठीक है, रिजल्ट कहने का मतलब है ही ट्राइंग टू प्रूव दैट थिंग। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं जो इजीली ही उसे कैंसिल आउट कर रहा हो। ठीक है, या गलत कर रहा हो कि नहीं ये वॉयलेट्स कर रहा है। ठीक है, आई बात समझे। तो चलते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था इसका ये है 12, 15 एंड 21। ठीक है, सिमिलरली एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 12, अच्छा इसकी मुझे इतनी नीड भी नहीं लगती कि मुझे इसका आपको एलसीएम करके दिखाना पड़े, क्योंकि बेसिक सवाल है। तो 12 का हमारा क्या होता है 4 इंटू 3। ठीक है, मैं प्राइम में करना है तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 3। ठीक है जी, सिमिलरली 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। ठीक है, और 21 को मैं क्या लिख सकता हूं आपका 7 इंटू 3। ठीक है, फिर से हमारा एलसीएम क्या था, ग्रेटेस्ट पावर 12, 15 और 21, इनमें जो ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये है। ठीक है, देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है और 7 की 1 है। ठीक है, तो फिर से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये आया मेरा 420। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया 420। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अब इसमें हमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था मिनिमम पावर, मिनिमम कह लो या लोवेस्ट कह लो। ठीक है, पावर विच इज कॉमन आना चाहिए। ठीक है, कॉमन ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है, एक 3 है। अगर मान लीजिए कि 12 में 3 स्क्वायर होता तब भी हम पावर 3 ही लेते, है ना, क्योंकि वो मिनिमम है। क्योंकि 3 स्क्वायर अगर मैं एचसीएफ लिखूंगा तो 9, 15 और 21 को नहीं डिवाइड करेगा अगर ऊपर 3 स्क्वायर होता तो मिनिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ का नाम भी इसलिए है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो ये आप इजीली देख सकते हो कि 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, बस उनमें हाईएस्ट। ठीक है, उनमें ज्यादा से ज्यादा।
मान लीजिए अगर ऐसा होता कि इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई होती तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाता, 6 आ जाता, ठीक है, क्योंकि फिर 6 सबको डिवाइड करने लगता। फिलहाल ये नहीं है तो हम इसी सवाल को करेंगे अभी, ठीक है। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो चुका है। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन एक अच्छा है, मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा थोड़ा उसके लिए, ठीक है, और एक अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले 4th करते हैं, ठीक है। 4th में आपका क्या आया बताइए जरा। 4th में ये है कि गिवन दैट एचसीएफ, अच्छा कुछ गिवन है तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करें अगर गिवन दिया है तो उसे लिख लें। गिवन है एचसीएफ, ठीक है, किनका 306, ठीक है, और 657 का है 9, ठीक है। इसने कहा है फाइंड एलसीएम 306 657, ठीक है, एचसीएफ। तो हम इस वाले रिजल्ट का काम उठा सकते हैं यहाँ से फायदा, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इंटू एचसीएफ ऑफ 306 ऑफ 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 होना चाहिए 2 नंबर के लिए। तो अच्छा अब देखो, आपको फाइंड करना है, एक अननोन है एलसीएम जो है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पे जितनी अननोन चीज अगर पूछी गई है, मान लो 2 अननोन चीज पूछी गई है, 3 पूछी गई है, तो हमारा ये काम है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे पे एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम में एक अननोन है, तो एलसीएम एक अननोन है ना, ये मेरा अननोन है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पे एक कंडीशन है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये एज इट इज रहेगा, एचसीएफ मेरा 9 हो जाएगा। तो एलसीएम लिख रहा हूँ इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 का हम फिर इससे कर लेंगे, 306 इंटू 657, ये मेरा क्या आ गया, ये आया मेरा 201042, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया 201042 बाय 9 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 9 से तो मेरा क्या आ रहा 22338, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया इन नंबर का 22338, ठीक, इसका मेरा एलसीएम क्या आ गया 22338, ठीक है जी। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ मूव फॉर 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, यहाँ से भी मिटा देते हैं क्योंकि, तो चलिए 6th है 5th है सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, रेड से करता हूँ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन पे आओ। 5th क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। अच्छा ध्यान से देखना, ये क्या बोलता है, जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है क्या n की कोई भी अगर मैं पावर लूं, ठीक है, n मेरा नेचुरल नंबर है, सॉरी 6 की पावर, ठीक है, मतलब n मेरा क्या हो सकता है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, दैट इज n मे बी 1 2 3, ठीक है, n ही कह दिया है, मे क्या मतलब आप कुछ भी ले लो, ठीक है, इनफाइनाइट तक आप कुछ भी ले लो। तो क्या 6 उस पावर पे कभी 0 पे एंड करेगा, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट चेक आप बोल रहे हो तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये प्रूफ का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर ये एक दिमाग हम यहाँ थोड़ा सा अगर लगाएं, में लगाना भी चाहिए बेसिक थोड़ा सा नॉलेज, ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होता है।
जब भी आपको चेक करने के लिए कहा जाए तो आप देखना कि हो सकता है वो चीज नहीं हो रही हो, तभी वो चेक करने के लिए कह रहा है। अगर वो हो रही होती है तो जनरली कह रहा हूं, हमेशा नहीं, जनरली वो क्या कहेगा, आपको प्रूफ करने के लिए कह देगा या शो करने के लिए कह देगा, शो ऐसा दिखाओ या प्रूफ ऐसा करो। जब भी चेक करने के लिए कहे तो एक आपका जिसे सिक्स सेंस भी बोल सकते हैं, वो ये रहना चाहिए कि क्या वाकई ये कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चलो फिर हमारे पे प्रूफ करने के कई तरीके आते हैं या चेक करने के। ठीक है, तो हम देखो एक नया तरीका लेके चलेंगे जो अच्छा भी, हम क्या मान लेंगे, हम पहले ही मान लेंगे कि शायद ये कर रहा है। ठीक है, किसी भी एन के लिए हम मान लेते हैं, और फिर हम ये दिखाएंगे कि ये तो अगर गलत है तो हम बोल देंगे कि हमारी स्टेटमेंट या अजप्शन जो हमने किया था वो गलत है। ठीक है, या ये प्रूफ हो ही जाएगा अपना। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लेट 6 to the power n and with digit 0 with नहीं for any natural number n। ठीक है, कोई भी एक नेचुरल नंबर n है, फॉर एनी नेचुरल नंबर है। ठीक है, किसी एक के लिए आपका, आप एक के लिए मान लो। ठीक है, या देयर एग्जिस्ट मान लो कि देयर एग्जिस्ट एन एन फॉर विच 6 to the power, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक आप ऐसा ना मान के आप क्या मान लो इसे कि देयर एग्जिस्ट एन, है ना। फॉर एनी कहना तो गलत होगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि पहले के लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, अ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, फॉर विच 6 to the power n ends with 0। ठीक है जी, हमने मान लिया कि देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल n फॉर विच 6 to the power n एंड विद 0। ठीक है, देन 6 to the power n should be divided by 5। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने पहले ही मान लिया कि ऐसा कोई n मिल रहा है, मतलब 6 to the power n 0 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो 0 से एंड हो रहा है, तो अगर ये 0 से एंड हो रहा है तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि वो 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हमने देखा है, अगर हम चेक करते हैं कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम तभी बोल सकते हैं जब हम क्या देख पा रहे हैं कि उसकी लास्ट टर्म या तो 0 हो या 5 हो। ठीक बात है ना, तो हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल। अब हम चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करूं तो आप ये देख सकते हो कि ये सम 2 की पावर k इंटू 3 की पावर l इस फॉर्म में आएगा। ठीक बात है जी, कुछ 2 की पावर में आएगा और 3 मतलब l की पावर में आएगा, है ना, कुछ ऐसी पावर में आएगा। हो सकता है जैसे 36 2 कम हो जाए 3 ज्यादा हो जाए ऐसा। ठीक है, बट आई थिंक द सम इज, आई थिंक, ठीक है, मैं भी उस फील्ड में नहीं जाना चाह रहा कि मैं ये प्रूफ करूं कि k प्लस l जो है वो n के इक्वल शायद हो जाए, बट मैं मतलब अभी क्लेम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब इसका प्राइम फैक्टर ये है देयर, तो मैं यहां ये बोल सकता हूं देयर डज नॉट एनी फैक्टर ऑफ 5। यहां पे कोई भी एक हमें फैक्टर नहीं मिला 5 का, दैट मीन्स या दैट इज 2 की पावर k इंटू 3 की पावर l इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, which means 6 to the power n is not divided by 5। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, अभी तो हम कह रहे थे कि ये डिवाइड हो जाएगा, फिर हमने देखा ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। दैट इज अवर assumption is wrong। 6 to the power n is not not and with 0 डिजिट। आया समझ में? ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कम से कम गलतियां करूं या कोई क्वेश्चन मेरे से गलत कम हो, बट ये मैथ्स है। ठीक है, हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं जिससे मैं नेक्स्ट
क्या बोल सकते हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ है, ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। हम जनरली प्रूफ स्किप कर देते हैं, हम क्या सोचते हैं, और कई टीचर्स, ठीक है, मैं कोई टीचर्स का कभी भी मेरा ऐसा मोटिव नहीं रहा है कि मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ, ठीक है, बट कुछ टीचर्स का मैंने देखा है कि वो या तो प्रूफ को बोल देंगे कि इसे ऐसे ही कर लो, या पीछे से देख लो, या ये कर लो। तो ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि आप प्रूफ पे काम करें, ठीक है, क्योंकि प्रूफ आपको एक ही सवाल कई सारी नॉलेज दे जाता है, ठीक है। आप अगर कोई क्वेश्चन करते हो द पर्टिकुलर थिंग पे, ठीक है, तो वो आपको उतना ही हैंडल करना होता है। बट अगर आप मेंटलिटी अच्छा करना चाहते हो, मतलब मैथमेटिक्स में मेंटल पावर बढ़ाना चाहते हो, जस्ट ट्राई प्रूफ, ठीक है। आपसे गलत होगा, ऑब्वियसली शुरू में गलतियां होती है, बट अगर आप ठीक करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, है ना। और जनरली आपके मन में एक प्रूफ का डर बिठा दिया गया कि भाई प्रूफ आ गया छोड़ दो, ठीक है। जनरली मैंने देखा भी है 12th के एग्जाम या 10th के एग्जाम में टीचर क्या बोलते हैं कि अगर प्रूफ आया है, उसके नीचे कोई करने वाला सवाल आया है, तो आप करने वाला सवाल करो, प्रूफ में मत करो, क्योंकि प्रूफ में हो सकता है कोई स्टेप छूट जाए, आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही बोलना है कि नंबर पे काम मत करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है। एक आधा नंबर कम ज्यादा आने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कि मेरे 1-2 नंबर कम आ गए और मैं टॉपर होने से बच गया, टॉपर वॉपर से कुछ नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, इस पे काम करोगे तभी जेई जैसे एग्जाम पे सोच पाओगे, ठीक है। इससे भागते रहोगे तो फिर सपने छोड़ दो कि कभी जेई एडवांस इन लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। मतलब सबकी अपनी अहमियत है, अगर अहमियत नहीं होती तो सीधा सा एक नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लगाना चाहूँ तो वो ये है कि आपका एनसीईआरटी इतने अच्छे अच्छे सम्मानित टीचर जो बनाते हैं, इतने एजुकेटेड है, वो क्यों देते प्रूफ, वो या शो करने वाले, कॉन्सेप्ट चेक करने वाले, वो छोड़ देते कि मत दो भाई जब काम कहीं नहीं है ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है 6। ये लिख रहा है एक्सप्लेन वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में का मतलब नहीं, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, समझ में तो आ रहा है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ठीक है। ये लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ गया समझ। आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत जनरली क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करना भी चाहूँगा, मैं एक ही कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक बात बताओ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अच्छा एक बात आप ये सोच सकते हो, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसने यही पूछा है एक्सप्लेन वाई, जैसा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोशिश करें आप अगला भी उसी में एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड हों, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ए मेरा प्राइम है, तो अगर मैं ए को डिवाइड कर रहा हूं ए से, तो जो क्वोशिएंट आए, एक तो वो पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऑब्वियसली कर रहे हैं, और वो सिर्फ 1 ही आए, 1 के अलावा कोई ना आए, ठीक है। इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये मेरा तरीका है, और मैं कभी भी मैथ्स को यूं नहीं कहूंगा आपको कि आप सिंपल एक तरीका सीखें, जितने तरीके हो सकते हैं उतना सीखे, जितना बेस्ट हो सकता है उतने सीखे, ठीक है। मैथ्स वो कुआं है जिसमें आप अगर अपनी नॉलेज डालते जाओ वो कभी भरेगा नहीं, या मेथड्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर ये होना चाहिए, तो हम, और कंपोजिट नंबर मैं सिंपल सा बता सकता हूँ, जो इसे नहीं मतलब इसे ट्रू करता, ठीक है, जो मतलब 1 के अलावा कुछ दे रहा हूँ, तो जैसे मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ, तो ये मेरा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अच्छा अगर प्राइम नंबर होगा तो वो सिर्फ एक नंबर में आ जाएगा, बट आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ तो 7 इंटू 11 प्लस 1 आ गया, तो और मैं इसे अगर 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1, विच इज आई थिंक 77 प्लस 1 विच इज 78, विच इज नॉट 1, ठीक है। अगर प्राइम होता तो हमें उसी से ही डिवाइड करते, ठीक है।
हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि हम प्राइम अगर है तब ये हमने माना था कि अगर डिवाइड करें, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ये भी ध्यान रखना, या तो 1 से हो या खुद से हो, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये नंबर तो 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और अगर ये 13 नंबर होता तो ये 1 देता, तो इसका मतलब इट हैज़ मोर देन, और कहना चाहिए अदर देन फैक्टर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, क्योंकि ये 13 से इजीली डिवाइड हो रहा है, आप देख पा रहे हो 13 से मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे क्वेश्चन भी मिल गया, दैट मीन्स दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 13। बट हमने तो अभी बोला था कि प्राइम या तो 1 से डिवाइड, 1 से तो खैर सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, या प्राइम सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये इसे गलत कर दिया, सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। आया समझ में आपको? ठीक है, अब लिखने का इस बार खुद प्रयास करेंगे कि कैसे मैं से, अगर मेरे से कोई पूछता है उसे कैसे समझा सकता हूँ। कोशिश करो अपना लिखने की, ठीक है, मैं कम से कम लिखे आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस वाले में लिखवा दिया 6 की पावर n में, ठीक है, आप खुद ट्राई करो, वो मेरी खुद की लैंग्वेज थी इसलिए आप खुद की, क्योंकि आप रटोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये आपको समझ में आया? इसमें हमने लॉजिक क्या लिया, मैं आपको यहाँ लॉजिक लिख देता हूँ। लॉजिक हमने ये लिया कि हमें पता है प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है, मतलब if p is prime, है ना, then it divisible by 1 and only itself, ठीक है। तो हम इसका इसमें यूज कर सकते हैं, मैंने ये दिखा दिया कि फर्स्ट वाला नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है वो अदर देन 1 है, इसका मतलब ये नंबर 13 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नहीं है, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। भाई जो नंबर प्राइम होते हैं वो प्राइम होते हैं, और प्राइम नहीं होते तो कंपोजिट होते हैं। तो हमने ये दिखा दिया, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, दैट इज इट मींस इट इज कंपोजिट, ठीक है जी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, ये थोड़ा आधा अधूरा है, तो मैं एक और पेपर मतलब नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ इसका। आई थिंक ये है इसका नेक्स्ट पेज। तो आज हम इतना ही करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब आपका ये स्टार्ट करेंगे। तो 7th क्वेश्चन ये है, और इसके बाद यहाँ से है, मतलब हम जनरली इसे टारगेट कर रहे हैं, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है, ये हो गया, दिस नहीं, ठीक है, मतलब हम इन्हें कर रहे हैं 7th वाले को, ठीक है। तो करता हूँ मैं इसे, आपको थोड़ा एक और तरीका है उससे भी समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ में आता है अच्छा है। वो आपकी गवर्नमेंट जॉब या एक एग्ज़ाम होता है 10th बेस पे जिप करके, ठीक है, आप उसे ज़रूर दें, वो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है पॉलीटेक्निक के लिए। उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक 3 ईयर की रह जाती है, पॉलीटेक्निक 3 साल की है 10th के बाद, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, 2 साल की है, और एक बहुत अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, इट इज़ नॉट डिग्री, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये डिग्री है, डिप्लोमा है, बट बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर आप वाकई इंजीनियरिंग की तरफ आपका लगाव है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसके, हाँ ये है कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि अगर आप फील्ड बदलना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ये फैसला लें, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आप फील्ड ना बदल पाएँ। बट फील्ड बदलना ना बदलना वो बात की बात है, अगर आपको अच्छा फील्ड मिल रहा है तो उस पर काम करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है, मान लो ये कोई स्पोर्ट फील्ड है, जनरली ओवल टाइप के होते हैं, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया, एक लड़की है सोनिया, वो कितने लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, अगर वो ये चक्कर मारेगी तो 18 मिनट लेगी, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, बाकी रवि क्या लेती है, 12 मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ खराब लगी मुझे कि यहाँ पे ये दिखाया कि लड़कियाँ ज़्यादा समय ले रही है, बट ऐसा कोई नहीं है, अच्छा है ना। वैसे मैं लड़कियों का फुल्ली सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, और जो चीज़ सही है सही है। वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है कि लड़कियाँ आगे होनी चाहिए और खुद उन्हें पीछे कर रखा है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। आप पीटी उषा के साथ करवाओ किसी की रेस,
चाहे लड़का हो लड़की हो तब भी हार जाएगा। तो इस उस पे मत जाए, सबका चीज़ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से चाहे 15-15 कर देते, है ना, 30 तो हो ही रहता, 15-15 करके करवा देते, बट अलग करना तो लड़के को भी आप पीछे कर सकते थे, ठीक है। खैर बात की बात है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अच्छा दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, अच्छा मतलब दोनों एक साथ भाग रहे हैं, बट टाइमिंग उन्होंने गलत मतलब अलग बता दी, गलत नहीं अलग बता दी कि एक 18 मिनट ले रहा है एक चक्कर को, एक 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब आपसे झंझट ही खत्म, ये भी बोल दिया कि सेम टाइम, सब चीज सेम है, मतलब बस वो स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वापस से कब मिलेंगे। मान लो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने देखा भी होगा फील्ड में ऐसे मार्क बने रहते हैं, है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये वापस यहाँ पे कब मिलेंगे। तो आप एक चीज देखो, ये और कुछ नहीं करना चाह रहे, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ चीज अगर कम में हो जा रही है तो उसे कम में ही निपटा दो, उसे जल्द लंबा मत करो। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं तो ये मेरे से कुछ नहीं है, मेरे से एलसीएम निकलवाना चाह रहा है ना, क्योंकि वो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब वो चीज इससे छोटी है, तो छोटी पे तो हम जा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि हम एक साथ अगर भाग रहे हैं तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि पहली बारी में तो वो कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि रवि तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा और जो सोनिया है उसे तो अभी बहुत समय लगेगा, 6 मिनट शायद ज्यादा है ना। तो ये चीज ध्यान में रख के हम सीधा ये बता सकते हैं, अच्छा ये एलसीएम एचसीएफ से है तो एलसीएम का टॉपिक है। हाँ अगर ये पेपर में आए तब थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ तो पर्टिकुलर चीज से नहीं बताता ना कि ये एलसीएम से है या एचसीएफ है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। बट आप ये देख सकते हो कि जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन करें जिसमें हमें कॉमन चीजें बता रहे हो तो उसमें एलसीएम एचसीएफ की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, भले ही ये 10वें चैप्टर में दे रखा हो या 15वें चैप्टर में दे रखा हो या कहीं भी दे रखा हो, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे एलसीएम की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये जनरली क्या करा रहे हैं, आपका एलसीएम फाइंड करा रहे हैं। अच्छा एलसीएम तो हमें निकालना आता है, तो एलसीएम अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हाँ ये था यहाँ पे था, ठीक है, हाँ तो ये हमारा आ गया एलसीएम। तो एलसीएम 18 का निकालते हैं, तो 18 2 से कर दें 9331, ठीक है। तो मैं अगला जल्दी लिख दे रहा हूँ, ये हो गया मुझे लगता है 3 स्क्वायर इंटू 2 और 12 हो गया 4 थी 12, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक बात है जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमने प्राइम फैक्टर लिख दिया। अच्छा अब आप कहोगे 18 में पहले 3 लिख दिया, तो इसका ज़रूरत ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप क्या बोलते हैं कि 2 को ही पहले लिखें, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ ऑर्डर पे काम नहीं करती, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट जनरली लिखा जाता है 2 पहले, ठीक है। मैं खुद ही ये बात बता रहा हूँ कि जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, बट कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, क्योंकि जहां एलसीएम आएगा वो ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो एलसीएम आपका आता है 18 और 12 का, हम डेफिनेशन पे फिर जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखो इसमें कौन कौन से आए, 2 आए 3 आए, अब ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 की स्क्वायर, है ना, तो 3 स्क्वायर और 2 की क्या है 2 स्क्वायर, विच इज 36, है ना, 9 इंटू 4, इसका मतलब वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। तो आपको क्या आंसर आ गया, आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा कर्व से समझने की कोशिश करेंगे, देखना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो। जैसे मैं एक कर्व बना रहा हूं, ये है, ये वो था, ठीक है, एक मिनट, और इसमें देखते हैं क्या फैसिलिटीज हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात, हाँ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पोर्ट्स ग्राउंड,
ठीक है जी, ये हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हमारा मैथमेटिकल दुनिया का। अब मैं क्या बोलते हैं, क्या नाम था, एक तो रवि था, ठीक है, और सोनिया, क्या नाम में क्या रखा है, तो सोनिया को मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सोनिया जो लेती है हमारा 18 मिनट, और रवि को मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक पेन से, जो भाई साहब हमारे लेते हैं 12 मिनट, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट मैं कर देता हूँ इससे, ये लो जी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये कहाँ से मिला, अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं रवि का करूं तो रवि से 12 मिनट ले रहा है, मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ इतने में वो 6-6 मिनट का फर्क ले रहा है ना, 6 मिनट यहाँ 6 मिनट यहाँ, तभी तो वो क्या बोलते हैं 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। वहीं मैं अगर सोनिया का देखूं तो वो 18 मिनट ले रही है, मतलब अगर उसका मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसे और ऐसे कुछ है ना, मतलब वो यहाँ के लिए 6 मिनट ले रही है और यहाँ के लिए 6 मिनट ले रही है, ठीक है, और यहाँ के लिए 6 मिनट ले रही है, ठीक बात है जी, तभी उसका 18 में पूरा हो रहा है। अब हम करते हैं, मान लीजिए रवि सोनिया से मैं कंपेयर करना चाहूंगा रवि को, ठीक है, तो मान लो सोनिया ने पहला चक्कर लगा लिया, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ तक वापस आई, तब तक कितने मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट हो चुके हैं। बट तब तक रवि कहाँ है, रवि ने क्या किया, रवि ने ये पूरा एक चक्कर लगा लिया होगा, है ना, 12 मिनट का, ये क्या हो रहा है, अरे ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मान लो ये उसने 12 मिनट का लगा लिया, पर उसके और इसके डिफरेंस में 6 मिनट और है, इसका मतलब रवि यहां तक पहुंच गया होगा, है ना, क्योंकि उसे तो 6 मिनट और मिल गया, और उसकी जो स्पीड है 6 मिनट के लिए, तो वो तो यहाँ पहुंच गया। मतलब अगर सोनिया फर्स्ट राउंड में यहाँ है तो रवि फर्स्ट राउंड में यहाँ पहुंच गया, है ना। तो अभी तो ये नहीं मिले, तो इसका मतलब इन्हें फिर काम करना होगा, बट काम कैसे होगा, इन्हें मिलाना में एंड पॉइंट पे है, तो मैं सोनिया को फिर से घुमा के कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, मतलब सोनिया H2 मतलब दूसरे राउंड पे यहाँ आ गई, क्योंकि हमें इसमें दे रखा था ना कि हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो यहाँ पे अब देखते हैं रवि कहाँ होगा, ठीक है, मतलब हमारे पास ये फिर से आ गया कि 18 मिनट हो चुके हैं। अगर 18 मिनट हुए तो रवि के लिए 6 मिनट में यहाँ, फिर 6 मिनट में यहाँ, और 6 मिनट में फिर यहाँ, 3 टाइम्स होगा 18 का, मतलब रवि 6 मिनट 6 मिनट और 6 मिनट, और हम क्या देख पा रहे कि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, इसका मतलब रवि तीसरे 3 चक्कर मार लिए तब तक उसने, है ना। तो रवि के कितने चक्कर हुए, 3 चक्कर हुए, बट ये है कि 36 मिनट पे वो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गया। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि वो दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, 36 मिनट पे, ठीक है, 36 मिनट पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।